गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री के 11th केमिस्ट्री के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का नाम होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए जो केमिस्ट्री की शुरुआत हमने जो करेंगे, मेरा चैनल है उड़ीसा वाला विद्यासार के नाम पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री में जो क्लासेस 11th के लिए टॉपिक की बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो उसके अंदर में हमने क्या क्या करेंगे बेटे। नीट के लिए टॉपिक कवर करेंगे मेनली, आईआईटी जेई कवर हो जाएगा, जेई मेंस एंड एडवांस ऑल्सो। इसके अलावा सीयूईटी के लिए आपको काम आएगा। नेक्स्ट जो होता है नाइजर के लिए, भुवनेश्वर एंड मुंबई वाला जो होता है वहां पर काम आएगा। आपके आइजर के लिए भी आपको ये केमिस्ट्री यूज होगा। आइजर जो होता है आपको काम आएगा, ये रिसर्च के लिए वो दोनों प्रोग्राम होता है। अब चैप्टर 1 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैंने लिखा ये टॉपिक के अंदर में जीरो से हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो। एंड इस चैप्टर में टोटल मेरा जो होगा 13 वीडियो होगा, हो सकता है लास्ट में 14 हो जाए, अभी पता नहीं चला, अभी 14 तक वीडियो मैक्सिमम होगा। तो जीरो से हीरो का मतलब मैंने सारे क्वेश्चन का वेराइटी एंड कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स जो है नीट से लेके जेई मेन से एडवांस तक सारे चीजें कवर करूंगा। एंड कहीं पर भी आपको दूसरे वीडियो जाने की जरूरत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लासेस 11th के अंदर में। चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। मैं आपको ये बता दूं, जो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल होगा, तो ये अभी मान लीजिए आप इस चैनल को देखते हो, तो इसके अंदर में जो शुरुआत से मान लीजिए 10th पास करके 11th में आया है, तो उस 10th पास करके 11th में आया, मैं उसको उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। एंड ड्रॉपर बच्चा साइलेंटली अगर ध्यान से देखोगे, नोट्स करोगे, तो आपको भी ज्यादातर फायदा ही होगा। एंड आप पहले बार पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो मेरे वीडियो पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा। एंड ये समझ लीजिए, आपको जो नया सेशन से स्टार्ट होगा अप्रैल में 11th के लिए, तो यही वीडियो आपको काम देगा। स्कूल के एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरे वीडियो का फाउंडेशन फंडामेंटल के अंडर में रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अभी देखते हैं क्या है आपके केमिस्ट्री के 11th क्लासेस के जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस टॉपिक के अंदर में क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट पहले बच्चा देख लेंगे, आपको अगर दिखाई दे रहा है कंटेंट जो होता है, सबसे पहले हमें कंटेंट सुन लो आपके टॉपिक में क्या क्या है। बेटा इसमें से जो कंटेंट है एनसीईआरटी बुक में शुरुआत में है, मैंने कुछ शुरुआत का टॉपिक को बाद में रखा, क्योंकि अगर शुरुआत का टॉपिक में हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने लग जाएंगे, तो फिर हमको मोलर मास में दिक्कत आएगा, हमको स्टोइचियोमेट्री में दिक्कत आएगा, हम न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी तरीका से, एंड वो तरीका यूनिवर्सल ही होगा, बाकी केमिस्ट्री टीचर इसको देखेंगे, ये बेस्ट है। तो मैंने अपने हिसाब से लेक्चर 1 को थोड़ा आगे ले, मतलब जो पीछे वाला टॉपिक को आगे लिया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहले हमें ये पढ़ेंगे बेटे कि सबसे पहले आप देख लो, ये है मेरे कंटेंट है। कंटेंट जरूर नोट कर लीजिए, आप ना कॉपी पेन निकाल के नोट किया करो, बस आपका बेस्ट होगा ये लेक्चर। लेक्चर 1 जो होगा एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, भले ही इजी टॉपिक हो लेकिन फिर भी आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ो। बच्चा सोचता है कि नीट करेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी करेगा, इंजीनियर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा, नाइजर आइजर देगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर पता नहीं होगा, तो कैसे चलेगा बात। तो शुरुआत अच्छे से करो, जैसे मैंने वीडियो बनाऊंगा उसको हमेशा देखते रहो, तो आपको कहीं पर भी केमिस्ट्री दिक्कत नहीं होगा। एक चैप्टर होने के बाद आपका केमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक जरूर बन जाएगा। शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोलर मास एंड यूनिट, ये मेरे लेक्चर नंबर 1 के हिसाब से देख लो बच्चों। लेक्चर 1 ये है एवरेज मोलर मास एंड मास परसेंटेज में बताऊंगा पहला लेक्चर में। दूसरे लेक्चर होता है, देखो बेटे दूसरे लेक्चर में आता है इक्विवेलेंट वेट एंड मिली इक्विवेलेंट के बारे में बताऊंगा, जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा आईआईटी जेईई मेंस, नीट एंड नाइजर आइजर जैसा क्वेश्चंस के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। लेक्चर 3 में जो होता है मोल कंसेप्ट, मिलीमोल्स
के बारे में हमें पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में हमने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 5 में स्टोशियोमेट्री, ये बहुत कुछ न्यूमेरिकल इसके अंदर में कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, सारे न्यूमेरिकल मुझे याद है, मैंने एनसीईआरटी से लेके आपको एडवांस के अंदर में छोड़ दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस में बनाऊंगा। लेक्चर 6 में मैं बनाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आप कहोगे सर 6 नंबर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री? हाँ, हमने 6 नंबर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तभी हमको कुछ समझ आएगा। 6 नंबर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैं ओरली बोल दूंगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी दूंगा। लेक्चर 7 में पढ़ेंगे टाइप्स एंड यूनिट कन्वर्जन, बहुत जरूरी भी ये भी है, पढ़ लेंगे। लेक्चर 8 में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड लेक्चर 9 में जो मेन टॉपिक होता है इस चैप्टर का, हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शंस क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर 10 में मास परसेंटेज एंड क्वेश्चंस करेंगे। मेन होता है जब भी बच्चा आप लेक्चर 11 मेरा सुनोगे, 11-12 को एक साथ पढ़ोगे। क्यों ना, 11 में मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी, 12 में कराऊंगा न्यूमेरिकल। 11th 12th का भी सॉल्यूशन चैप्टर है, नीट, IIT JEE, IIT एडवांस तक मैं जरूर क्वेश्चंस कराऊंगा, वेराइटी जब क्वेश्चंस कराऊंगा। लेक्चर 13 में छोटा मोटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड कुछ हॉट क्वेश्चंस में कराऊंगा जो एडवांस का ही होगा। एंड इसके बाद 20-25 क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको दे दूंगा। शायद इतने में आपको समझ आ गया होगा हमने क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको जब लिख लोगे तो हमें नेक्स्ट पेज को जाएंगे टॉपिक की पढ़ने के लिए। हमारा आज का जो टॉपिक ही है लेक्चर 1 जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोलर मास, यूनिटी, एवरेज मोलर मास, ये सब चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर, टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले एलिमेंट का नाम लिख कर रखा, अब तुमको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे ये बनेगा। बच्चा जब हमने इसको देखेंगे, हाइड्रोजन सबको पता है, हाइड्रोजन होता है H एंड सबको पता है हाइड्रोजन H होता है एंड इसके एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 भी होता है, मास नंबर 2 भी होता है, मास नंबर 3 भी होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है जिसमें मास नंबर वेरी करता है 1, 2 एंड 3। 1 को प्रोटियम, 2 को ड्यूटेरियम एंड 3 को ट्रिटियम कहते हैं। ये तुमने शायद छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। अब हीलियम, अब पहले इसको पता करोगे। हीलियम क्या होता है बच्चा? हीलियम को बोलते हैं He 2 एंड 4। बच्चा नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ये बोलना नहीं पड़ेगा। लिथियम जो होता है इसके अंदर में Li लिथियम 3 एंड 7 है, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बेरिलियम होता है Be में 4 एंड 9, याद रखना। बोरोन होता है B में 5 एंड 11। कार्बन होता है, कार्बन 6 होगा, 6 एंड 12। आप इस बात को जरूर याद रखना, मोलर मास निकालेंगे। नाइट्रोजन जो होता है आपका 7 एंड 14 होगा, जरूर याद रखना। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास हो जाएगा 16। फ्लोरीन जो होगा बच्चा 9 एंड 19। नियन जो होगा, नियन हो जाएगा Ne 10 होगा एंड 22 होंगे, याद रखना, मैं बोलता हूं अगर दिखेगा तो ठीक अच्छे से। सोडियम जो होगा बच्चा, सोडियम क्या हो जाएगा ना, सोडियम Na के साथ 11 एंड 23 होगा। अगर थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा के इसको, मैग्नीशियम को अगर मैं देखूंगा, मैग्नीशियम हो जाएगा 12 एंड 24। ये सब पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता है तुम भी पहले पता करो। अगर ये पता नहीं है तो आगे जाके आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं आएगा, केमिस्ट्री भूल जाओ, पहले ये पढ़ लो। लिख लिया होगा। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक में जाऊंगा कि मेरे पास ये मेंशन है कि इसके अंदर में हम लिखेंगे एल्युमिनियम। बच्चा एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का नाम होता है Al सिंबल होता है, इसका 13 एटॉमिक नंबर होता है, 27 होता है मोलर मास। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन होता है Si, इसमें 14 होता है एटॉमिक नंबर, 28 होता है इसका मोलर मास। फास्फोरस जो होता है P 15 एंड 31। सल्फर जो होता है A से 16 एंड 32। क्लोरीन जो होता है Cl 17 एंड 35.5। 2 आइसोटोप है, एवरेज मास यह है। आर्गन जो होता है, आर्गन होता है 18
18 के बाद आता है 40, जनरली हमें 40 लेते हैं। अब ठीक उसी तरीका से आप इसको देख लो, और दो मेन इसके अंदर में है जो हम ये कहते हैं कि ये होता है पोटासियम, के होगा 19 एंड 39, कैल्शियम के अंदर में Ca होगा 20 एंड 40। इतना होने के बाद बच्चा आपको एक थोड़ा सा राहत मिलेगा। यहाँ तक तो तुम लोग ने 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, इसका कोई बड़ा मतलब कामयाब नहीं है। फिर भी आपको दोबारा पढ़ने से आपका यही बार बार रिपीट होगा, ये आपको पढ़ना ही है, ब्रह्मवाणी समझ के इसको याद रख लो। अब 21 से लेके 30 तक जो है इसको भी याद रखना जरूरी है अगर तुम्हें नीट जेईई के एस्पायरेंट हो तो, क्योंकि आगे जाके फिर इनके अंदर में तुम फंसोगे, फिर 12th में जाके मास नंबर के हिसाब से जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि तुमने स्कैंडियम से लेके भी इसको याद रखना बेहद जरूरी है। कैसे करना है देखो बच्चा, ना स्कैंडियम का नाम जो होगा इसके अंदर में ए से सी स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21, मास नंबर हो जाएगा 45। टाइटेनियम में बच्चा क्या हो जाएगा ना, Ti होगा सिंबल, 22 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 48 हो जाएगा इसका मास नंबर। थोड़ा बहुत मास नंबर बच्चा बदलता है क्योंकि आइसोटोप का कंडीशन से जब आता है तो मास नंबर बदलता है, फिर भी जो मास नंबर मैं लिख रहा हूं वो एक्यूरेट है। वानाडियम जो है, वानाडियम जो होता है भी होता है सिंबल, 23 एटॉमिक नंबर, एंड इसमें 51 हो जाएगा बच्चा इसका एटॉमिक मास। क्रोमियम जो हो जाएगा, क्रोमियम Cr हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो तो 24 ही होगा, मास नंबर हो जाएगा बच्चा 52। मैंगनीज जो हो जाएगा Mn हो जाएगा इसका सिंबल, 25 होगा एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर जो हो जाएगा इसमें आएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अगर दिख नहीं रहा है तो अच्छे से देखो, अच्छे से भी देखो इस बात को, ठीक है, नोट कर लेना, इस तरीका से नोट कर लेना। नेक्स्ट है जब हम देखेंगे मैंगनीज के अलावा बच्चा, मैंगनीज के अलावा ये क्या होता है ना, आयरन जो होता है, आयरन एटॉमिक नंबर, आयरन का सिंबल होता है 50 Fe, एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है C छोटा o, यानी ऐसे बड़ा, पहला लेटर बड़ा होता है, दूसरा लेटर छोटा होता है। आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा 27 एटॉमिक नंबर, 59 हो जाएगा इसका मोलर मास या एटॉमिक मास। निकेल भी बट्टा सेम है, निकेल के अंदर में इसका आइसोटोप होता है, आइसोटोप होता है बेटा, ये नॉर्मल वाला 59, आइसोटोप में कोबाल्ट 60 भी है जो कैंसर ठीक करता है। निकेल जो होता है यहाँ पर आ जाएगा 28 एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी इसका भी 59 है। कॉपर जो होता है बच्चा Cu हो जाएगा एंड 29, इसको हमने 63 ले सकते हैं, 63 ले सकते हैं बेटा, 60 एक्चुअली 63.5 है, लेकिन हम लोग हर न्यूमेरिकल में 63 का एप्लीकेशन लेते हैं, 63 ले के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मैं 63.5 लेना नहीं चाहता हूं। आप जब नेट में सर्च करोगे 63.5 पे आएगा, ठीक है। जिंक की बात अगर करेंगे, Zn आता है यहाँ पर 30 एंड यहाँ पर हमने 65 लेंगे, 65.3, तो हमें 0.3 को नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेना चाहिए 63.5 पे, क्योंकि 5 था एक्चुअली वैल्यू में। अब सारे वैल्यू में हमने देखे हैं न्यूमेरिकल में सब 63 है, तो 63 लेना पड़ेगा। यानी तुम लोगों को 30 तक एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रखना अनिवार्य है। उसके बाद कुछ चीजें अगर एडवांस की तैयारी होगी, आगे फिजिक्स की जरूरत पड़ेगा, तो ये जो 4-5 लिखा उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। बेरियम 56 एंड 137, आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, मैंने इधर से क्या लिखा। बेरियम, बेरियम अगर आप देख सकते हो, बेरियम जो है 56 ही 137 मोलर मास एटॉमिक मास है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी 80 एंड 201 है। सिल्वर 47 एंड 108 है। गोल्ड Au, क्योंकि ओरियम कहते हैं, सिल्वर को अर्जेंटाइट कहते हैं, उस नाम से नाम किया गया है, इसलिए Ag। गोल्ड का Au 79 197, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूमेरिकल का जरूरत पड़ेगा, हालांकि दे देता है फिजिक्स में। बिस्मथ में
83209, ये भी जब तुमने रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ोगे इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इस तरीका से और भी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट जरूरत पड़ता है, लेकिन वो इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना करने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इतने करने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये है तुम्हारा कंसेप्ट है। अभी हमें लेक्चर 1 के कंसेप्ट में हमारा एटॉमिक नंबर मास नंबर के बाद मोलर मास की बारी आता है। बच्चा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मोलर मास करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के लिए वैलेंसी पता होना चाहिए। तो वैलेंसी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, 9th क्लासेस का देखोगे मेरा वीडियो, क्लास 9th एटॉम एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9th एटॉम एंड मॉलिक्यूल में वैलेंसी एंड फॉर्मूला लिखाया गया है। वहां पर भी मैंने मोलर मास सिखाया, तो वो चीज को भी आप देख सकते हो, ताकि फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मोलर मास आप कर सकते हो। ठीक है बच्चा, उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल क्लास 9th एटॉम एंड मॉलिक्यूल जब ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मोलर मास जब हम कहेंगे, सपोज मैं रैंडमली आपके पास से छोटा सा दे रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं रैंडमली कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं तो इसमें से रैंडमली मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चा ना 16 × 2, ऐसे ब्रैकेट कर दोगे। दिस इज इक्वल टू 12 + 32, दिस इज इक्वल टू 44। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, यूनिट इसके बाद लिखूंगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, अभी मैंने तुम्हारे लिए एक यूनिट दिखा रहा हूं, जिस यूनिट का नाम होता है यू, जिस यूनिट का नाम होता है यू। बच्चा अगर मैं वाटर की बात करूंगा, वाटर का मोलर मास 2 हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 इको मिलाने से क्या हो जाएगा ना 2 + 16 = 18। हमेशा यू रहता है एटॉमिक, एक मॉलिक्यूल का मास यू में रिप्रेजेंट होता है। बच्चा अगर हमने अमोनिया की बात करेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 3 हाइड्रोजन मतलब एक मास है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 14 + 3 = 17 जो हो जाएगा यू। ये मास जो हो जाएगा किसका, आपके मोलर मास हो जाएगा अमोनिया का। अगर मैंने इस तरीका से एक दूसरा पेज लेके करूंगा अमोनिया के अलावा, सपोज मैं तुमको दिखाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड। जो जो जरूरत होता है केमिस्ट्री में वो मैं करते जा रहा हूं, बाकी अनगिनती होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन का 1 × 2 आप करोगे, प्लस सल्फर का मोलर मास 32 पढ़ाया। ऑक्सीजन कितना है बच्चा 16, 16 × 4 = 64, डायरेक्ट कर दिया, इक्वल टू 98। याद रहा तो डायरेक्ट अच्छा है। नाइट्रिक एसिड की जब बात करोगे बच्चा, नाइट्रिक एसिड के लिए हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, 16 × 3 = 48 इक्वल टू 63 इसकी मोलर मास यूनिट आएगा। आप इसको समझ लेना, फायदा ही रहोगे। तो अगर मैंने C6H12O6 की बात कर दूं, 12 × 6 = 72 प्लस 12 रहेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है, 12 का 12, 16 × 6 = 96। इन सबको मिलाने से 180 होगा। जैसे मुझे याद है तो तुम भी याद करोगे। कभी C12H22 वो 11 जब करेंगे, 12 12 = 144 प्लस 22 प्लस 16 × 11, इनको सॉल्व करने के बाद जब ऐड करोगे ये 342 के पास यू में आंसर आ जाएगा बच्चा। और भी कुछ कुछ चीजें जरूरत होता है बच्चा, क्या क्या है ना, हम अगर हम कहेंगे C2H5POH इथेनॉल का, इथेनॉल का 12 दूनी के 24 प्लस 5 हाइड्रोजन है बेटा, 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो प्लस 6, एक ऑक्सीजन है 16, तो इक्वल टू ये 46 ही होता है यू। ये सब याद रखने की रिक्वायरमेंट इसलिए होता है। और भी कहता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में जो मोलर मास होता है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 इक्वल टू 58.5 यू होता है। ठीक है, और छोटे छोटे चीज अगर मैं कर दूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ना 1 + 35.5 इक्वल टू 36.5 यू होगा। आप इसको समझ लेना, स्पीड नहीं है, धीरे धीरे कर रहा हूं। तो और मैं आगे थोड़ा अगर आगे जाऊंगा तो HCl को लेने के बाद अगर मैं सपोज आपके लिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूंगा, तो कैल्शियम का होता है 40,
कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 है, मतलब 16 तीजा 48 इक्वल टू 100 इसके यू होता है। और मैं अगर कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको याद रखना क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में यही चीजें यूज होगा। सोडियम का होता है 23 प्लस एक हाइड्रोजन प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 तीजा 48 इक्वल टू आई थिंक ये 84 होगा, 84 यू। आप लोग हिसाब कर दो, 8 है, 8 है तो 10 3, हाँ 8 है तो 10, 11, 11 3 14, ठीक है 84 ही होगा, पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट वैसे 106 है मुझे पता है, आपको सिखाता हूँ। 2 सोडियम है, 23 दूने 46 प्लस कार्बन का एक होता है 12, 16 तीजा 48, दिस इज इक्वल टू 106 होगा, तो आप इसको समझ सकते हो। इस तरीका से सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सपोज मैं अचानक तुम्हें कह दूंगा कि क्या बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तुम कहोगे सर कैल्शियम फॉस्फेट तो हमको पता नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट ना, कैल्शियम का फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला PO4 होल ट्वाइस। तो फिर आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे ना, कैल्शियम 3 मतलब कैल्शियम का 40 होता है मास, 40 ही तीजा, हाँ 20 दूने 40, 40 होगा तो 40 इंटू 3 112 120 प्लस ये ब्रैकेट में है, फिर 2 लिखा हुआ है, पहले इसको लिखो फास्फोरस का 31 प्लस 16 4 64, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 4 1 5 6 3 9 इंटू 2, तो 120 प्लस 5 दूने 10 यानी 190, 190 मतलब 200 हो गया। फिर दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 2 11 1 1 2 1 3 यानी 310 इसका यूनिट हो रहा है। तो इस तरीका से आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला केमिस्ट्री में कोई मतलब अनगिनती कंपाउंड है ना, अगर मैं कंपाउंड के बारे में लिखना चाहूं तो शायद कम से कम 50 घंटा लग जाएगा कि टॉपिक ही खत्म नहीं होगा। मैं अगर कह दूंगा फॉस्फाइनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये अनगिनती काम में लग जाएगा। मैंने 10th क्लासेस में बच्चों को सिखाया कि कैसे सॉल्ट लिखते हैं। सोडियम ले लिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम ऑक्साइड, तो ये खत्म नहीं होगा कंपाउंड। तो आप किसी भी तरीका से कितने भी क्वेश्चन से करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक मास याद रखोगे, वैलेंसी पता कर पाओगे, कंपाउंड लिखना आना चाहिए। नहीं तो मेरा 9th क्लासेस का वीडियो देख लो, उसको देख के आप इस टॉपिक को शुरुआत करो, बेस्ट रहेगा। अब हमें यूनिट के बारे में थोड़ा चलते हैं। बेटा यूनिट क्या होता है, देख लो बेटे यूनिट क्या होता है। बच्चा जो यूनिट के बारे में हम देखेंगे, कार्बन, शुरुआत करता हूं कार्बन 6 अंडे 12 से। तो वैसे एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का ना 12, 12 क्या है ना यू पर एटम। एक एटम का मास को जब हमें डिसाइड करते हैं वो यू होता है। कभी कभी केमिस्ट्री बुक में यू के बजाय ग्राम दे देता है, जहां पर यू होना चाहिए। कभी कभी आंसर में ग्राम दिया गया, सॉलिड स्टेट में ये क्वेश्चन सी हुआ करता था, गलत था एक्चुअली। तो मैं कह रहा हूं जब एक एटम की मास फाइंड करना होता है तो हमेशा के लिए यू लगता है। एक एटम, यू हमेशा पर एटम में होता है, यू पर एटम, यानी इसके नाम को हमें क्या बोलेंगे बच्चा, एटॉमिक मास। ध्यान रखना, एटॉमिक मास बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, सपोज मैंने कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है 44 होता है, ये भी आ जाएगा यू पर मॉलिक्यूल। ध्यान दो, यू पर मॉलिक्यूल। तो यू पर मॉलिक्यूल को हमें क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे मगर मोलर मास। ध्यान रखना यूनिट को, इसको मोलर मास नहीं लिखेंगे। ये था एटॉमिक मास, एक एटम था, ये एक मॉलिक्यूल था, यू पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं कहूंगा बच्चा थोड़ा समझ जाओ, मैं अगर कहूंगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक नहीं है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास बच्चा कितना है, बोलो बोलो ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड मास 44 यू, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा
ना 44 इंटू 2 जितना होगा 80 यू होगा। सिमिलरली मैं अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चा, मैं कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हो गया भाई। तो 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये पूरा होके फिर यू होगा। एंड यू में एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो पर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गया ना। ये एक मॉलिक्यूल अब नहीं है, इतनी मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। तो 44 इतना 23 यू। तो ये जो 23 यू होगा बच्चा हमको पता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ से इस बात को नोटिस करके, यहाँ से इस बात को नोटिस करो, यहाँ से इस बात को नोटिस करो। एक यू 1 यू का वैल्यू जो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये वैल्यू को यहाँ से याद रखो। एक यू जो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 लिखा मैंने, 24 ग्राम होता है। जब मैंने यू के पास है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, यू के पास लगा दूंगा 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यू के बदले में एक यू था ना, ये यू था ना, 1.67 इंटू 10⁻24 लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब समझा करो, ग्राम, तो ग्राम पर एक मॉलिक्यूल नहीं है, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल को एक मोल कहते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, देखो इधर से, देखो ये -24 प्लस 23, ये सब कटने के बाद है। अब जब गौर से देखोगे, पहले इसको काट दोगे, इसको जो काट दोगे ना, ये आ जाएगा सिर्फ 44 ही आएगा। देखो ये कट जाएंगे, ये वाला कट जाएंगे, पूरा एक हो जाएगा, पूरा करके देखो, तो ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम पर क्या हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा, क्योंकि एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और एनी पार्टिकल से मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल, तो ग्राम पर मोल आ गया, यानी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल को मोल लिया मैंने। तो यानी एक मोलर मास का यूनिटी फिर क्या आ गया, इधर देखो मैं क्या कह रहा था, पहले एटॉमिक मास बोला एक का, एक मॉलिक्यूल का, यू पर मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर मास। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है व्हाट इज दिस, मोलर मास। क्या हो रहा है बच्चा, मोलर मास। यानी मैं आपको तीन चीज कहना चाहता हूं, एक एटॉमिक मास दैट इज यू पर एटम, एक मॉलिकुलर मास दैट इज यू पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मोलर मास, यानी वो एक मोल का मास होता है, उसका यूनिटी ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ऐसे ही सबका अगर ग्राम पर मोल मतलब वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास होगा, वो पक्का यू में एक्सप्रेस होगा। समझ लेना बेटा, काम आएगा आगे। अगर यही चीज जब हमने आपको सिखाया, दिखाया, ये चीज था, ये मेरा यूनिट के बारे में मैंने कहा, आपने समझ गए हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, एवरेज मोलर मास। बच्चा ये जो एवरेज मोलर मास है क्या होता है, सब कर दूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके स्कूल में आएगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा, नीट में आएगा तो मेरा ही क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में आएगा तो मेरा ही क्वेश्चन आएगा। फाउंडेशन देख लो, बोलोगे दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो छोटा है, मैं बड़े बड़े में कहूंगा, अब तो ये छोटा चीज है। ओके, ध्यान देने वाली बात बता, एवरेज मोलर मास होता क्यों है, क्यों एवरेज मोलर मास निकालना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एटम जो होता है एक आइसोटोप में मिलता नहीं, आई मीन एक फॉर्म में नहीं मिलता, नंबर ऑफ मास में वो एलिमेंट्री नेचर में मिलता है, उसको बोलते हैं आइसोटोपिक मास। जब एटम डिफरेंट एटॉमिक मास के फॉर्म में नेचर में मिलता है, डिफरेंट परसेंटेज में, तब इसीलिए हमें एक एटम को एक एवरेज मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का मास क्या है ना सर, 12 ना, 12 क्या है, 12 यू पर एटम। चलो ठीक है, क्या 13 है नहीं एटम का ना, पता नहीं ना, 13 भी है, 14 भी है, 15 हमें पता नहीं है, शायद नहीं होगा, पता नहीं, तो
लेकिन 12, 13, 14 तो है, फिर हमें 12 क्यों बोलते हैं? दैट इज एवरेज मास, दिस इज एवरेज मास। क्लोरीन का 35 है, 37 है, तो 35.5 क्यों बोलते हैं? दैट इज एवरेज मास, इसलिए पढ़ेंगे। एवरेज मास जब पढ़ेंगे, अब हमें सबसे पहली बार में एग्जांपल जैसे मैं करता हूं, क्वेश्चन यही बन जाएगा बेटा, इसमें थ्योरी नहीं है। कार्बन, बच्चा जो कार्बन होता है इसका 2 आइसोटोप है, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक और है, एक होता है कार्बन 14। कितना आइसोटोप है? 14। अगर मैं आइसोटोप के हिसाब से मैं कहूंगा कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 जो है 99.5% है। कब हो? इसकी अबंडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंसी? अबंडेंस मीन्स परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर और परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी इन द नेचर। तो सब कुछ बोल दिया, जहां भी मिले परसेंटेज में मिले, अबंडेंस बोलते हैं। अबंडेंस इतना है, ये आइसोटोप है, ये एलिमेंट है। 13 जो है सपोज 0.25 परसेंटेज है, 14 जो है 0.25 परसेंटेज है, 25% है। तो बोला कि एवरेज मास ऑफ द, एवरेज मास को एम बोलते हैं, एवरेज मास ऑफ कार्बन कितना है? कैसे करेंगे ना? फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट करो, आइसोटोपिक मास इनटू अबंडेंसी। सम ऑफ, फॉर्मूला क्या बताऊं ना? सम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, आइसोटोपिक मास इनटू अबंडेंसी, ताकि न्यूमेरिकल्स पढ़ने में आसान होगा। ये फॉर्मूला है। तो कैसे इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे बच्चा? सम ऑफ ना 12 का आपने देखा होगा, कार्बन का आइसोटोपिक मास को मैंने ऐसे कार्बन बार लिख दिया, सम ऑफ बोला, पहले आइसोटोपिक मास कितना है? 12 इंटू 99.5 परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम बोला ना, इसलिए प्लस कर रहा हूं। 13 इंटू 0.25 परसेंटेज प्लस 14 इंटू 0.25 परसेंटेज। 14 लिखा मैंने, ये 14 लिखा। तो इन सबको जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सम लिखा हुआ मतलब यही सम हो रहा है। इसका कितना होगा? 12 इंटू 0.995 प्लस कर देंगे 13 इंटू 0.0025, फिर कर देंगे प्लस 14 इंटू 0.0025। जब इतना कर दिया, एक चीज मैं तुमको कहूंगा बेटा, ये जो टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो एवरेज मास बच्चा को जनरली 12 के नजदीक में होगा, क्योंकि 12 बहुत ज्यादा है, लेकिन 13, 14 इनसे बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो इसके आप सॉल्व करो, फिर जोड़ो, तो 12.01 यू के आसपास आंसर हो जाएगा। 01 नहीं होगा तो 012 हो जाएगा। तो समझदारी सीखो, ऑप्शन चुनना सीखो। अब ये तो कुछ भी नहीं है जो पढ़ा रहा हूं, ये तो कोई मामूली, मतलब आज का पहला क्लासेस ये है। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल को टिप्स बताऊंगा मैं। अब इसका आंसर इतना ही होगा। ये था तुम्हारे कंसेप्ट। अगर मैं कार्बन के अलावा दूसरा क्वेश्चन से करना चाहूंगा बेटा, मैंने क्लोरीन ले रहा हूं। क्लोरीन में आइसोटोप कितने होते हैं? क्लोरीन का एक होता है 35, एक होता है क्लोरीन का 37। बेटा 35 वाला क्लोरीन नेचर में कितना परसेंटेज मिलता है? ये मिलता है 75%। बिल्कुल करेक्ट। 37 वाला मिलता है 25% में। ये इसकी अबंडेंस है। अब क्लोरीन के आइसोटोपिक मास कैसे निकालेंगे ना? 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25%। इनको जब सॉल्व कर देंगे, 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे तो ये आएगा पक्का 35 कितना आएगा? 35.5 यू आएगा, क्योंकि एक निकालते हैं तो यू पर एटम एवरेज मास बता दिया गया। यानी इसीलिए हमें क्लोरीन का मास 35.5 लेते हैं।
एवरेज में। कुछ क्लोरीन 35 में मिलता है, कुछ 37 में मिलता है, एवरेज मास ये होता है। और एक क्वेश्चन सी बच्चा मैं तुम्हें करूंगा, मैं तुमको बोला था कि मेरे वीडियो से किसी स्कूल का क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएगा, अगर आ गया बच्चा हंसते हंसते क्वेश्चन कर देगा, गारंटेड है। अभी ये वीडियो तो कुछ नहीं है, आगे बाकी है, ये ट्रेलर है। आगे देखो क्या होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, सब एनसीईआरटी भाई भूलना चाहते हैं। पिछले 15 साल से एनसीईआरटी देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, सच है, लेकिन फिर भी मुझे वो क्वेश्चन सब याद है। यानी 15 साल पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे एक तरीका से, उसके बाद नीट जेईई एडवांस को हमने शुरुआत करे। फैक्ट है, सच है। तो इसलिए हम चाहते हैं भूलने के लिए एनसीईआरटी, तभी भी नहीं भूल पाते। जो बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बड़े बनते हैं, उनके वीडियो में जब तुम जाओगे, वो कहीं से एनआईटी फेनआईटी से जो टीचर को हायरिंग करते हैं, उनको एनसीईआरटी याद नहीं आता है, तो वो 420 मार देंगे आपके सामने, बोल देंगे सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना, होता फूता कुछ नहीं है। बच्चा 3-4 दिन के बाद फिर घर बैठ के पढ़ने लग जाएगा। तो कहानी होता है कि आप अगर सिलेक्शन करोगे गलत टीचर, तो आपको तो पछताना पड़ेगा भाई। क्यों? आपके गली में जो टीचर है उनसे पढ़ो, फिर उनसे बोलो कि और क्या इंप्रूव चाहिए, वो आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा। आपके आसपास के टीचर से पढ़ो। आप सोचते हो कि मतलब ये कोई कपड़ा थोड़ी ना है कि जाके बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ जाओगे। बड़े इंस्टीट्यूट में पेरेंट अपने पड़ोसी को बताने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट में भेजता है, फिर जब फेल होता है बच्चा, फिर कुछ नहीं बोलता। बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, वो आपके समझ से बाहर हो जाता है। कई बार होता है तो कई बार नहीं होता है, ये बोलता हूं। चलिए अभी मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32, एक्सरसाइज भी लिख देता हूं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32। क्या क्वेश्चन से जरा देखो ना, आर्गन, चलो इसको हटा दो। आर्गन, आर्गन एक एलिमेंट है। इस आर्गन के बच्चा क्या होता है, 3 आइसोटोप है। आर्गन मोलर, ये तो 18 है। आर्गन का मोलर मास एक 36 है, एक आर्गन का मोलर मास 38 है, एक आर्गन का मोलर मास 40 है। आर्गन का मोलर मास जो होगा 36, 38 एंड 40। अगर ऐसा है तो 36 वाला इसके ये होते हैं आइसोटोप। अब हमें अगर देखा है क्वेश्चन में आइसोटोप दिया तो ठीक है, अगर आइसोटोपिक मास फिर अलग से देगा 35.96, सॉरी ये जो होगा 35.96, ठीक है। अब ये 38 मतलब 37.96, 40 मतलब 39.96, 2532 कुछ भी ले लो, 2 ऐसे ले लेते हैं। देख लो, एक्चुअली ये होता है आइसोटोप, ये होता है आइसोटोपिक मास। दिस इज आइसोटोपिक मास, यू अंडरस्टैंड, आइसोटोपिक मास। इनकी परसेंटेज कुछ है नहीं, थोड़ा कम है। एक्चुअली मेन परसेंटेज 40 है, इसका होता है 96.60। ये जो 37 का होता है 0.063, इसका जो परसेंटेज होता है 0.337, अबंडेंसी, ये परसेंटेज है अबंडेंसी, सबसे ज्यादा यही है। तो इसकी जब हमें एटॉमिक मास निकालेंगे, अब आइसोटोपिक मास नहीं लेंगे, आइसोटोप नहीं लेंगे, आइसोटोपिक मास लेंगे। बच्चा जब आइसोटोपिक मास नहीं दिया होता है, जो दूसरा 2 क्वेश्चन मैंने करा, तब हमें आइसोटोप का मास को ले लेंगे। जब आइसोटोपिक मास अलग से दिया होता है तो वही मास लेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे लेंगे इसको देखो ना। सबसे पहले मैं लेता हूं आर्गन का एवरेज मास इक्वल टू 35.96 इंटू 0.337/100, सम करेंगे। फिर 37.96
32 लिखो ना लिखो, इंटू 0.063 अपन 100। फिर हमने करेंगे ब्रैकेट करके प्लस 39.96 इंटू 96.6 अपन 100, मैंने यही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो होता है 35.96 इंटू 0.00337 प्लस 37.96 इंटू 0.00063 प्लस 39.96 इंटू 0.96, ये बड़ा है, ये 39 है। तो ठीक उसी तरीक़े से हमें क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब देखो एक लाइन तुमने सॉल्व करोगे, ये क्या होता है बेटा बताओ, ज़्यादातर वैल्यू किसका है, मैक्सिमम वैल्यू किसका है, देखो 96 पॉइंट है, 39 40, ये दोनों छोटे छोटे हैं, यानी 40 39 से थोड़ा वैल्यू छोटा आएगा एवरेज है। भाई एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक का 10 मार्क, एक का 12 मार्क, एक का 15 मार्क, तो जो एवरेज करेंगे 15 से ज़्यादा थोड़ी ना होगा, 15 से कुछ कम होगा, पक्का कम होगा। अगर 15 मार्क वाला बच्चे बहुत ज़्यादा है, 10 बच्चे 15 मार्क रखे हैं, 2 बच्चे 10 मार्क रखे हैं, 2 बच्चे 12 मार्क रखे हैं, तो एवरेज जस्ट 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीका से आप तरीका को सीखो, समझो। क्वेश्चन सी क्या आंसर होगा, आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 39.94 यू। ऐसा नहीं कि कोई रट के लिखा हुआ है, क्योंकि ये 96 था, कुछ कम कर देगा वैल्यू, समझ में आ गया। आप सॉल्व करके चेक कर लेना। इस तरीका से आपका एवरेज मोलर मास मैंने खत्म कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमें टॉपिक को जाएंगे मास परसेंटेज। आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा मास परसेंटेज में बच्चा। मास परसेंटेज जब हमें पढ़ेंगे, ये इसीलिए जरूरत मैंने सिलेबस को जोड़ा, इसलिए क्योंकि जब एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे तो मास परसेंटेज की जरूरत पड़ेगा, इसलिए अभी इसको सीख लेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, मैंने एक क्वेश्चन बनाता हूं, उस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड दी मास परसेंटेज ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइंड एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है बच्चा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को सी का अंडरलाइन कर लिया। मैं क्या कर दूंगा, मैंने वाटर के अंदर में एच का अंडरलाइन कर दिया। मैंने सपोज अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन का अंडरलाइन किया। अब पहला वेराइटी क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से दे रहा हूं, कैसे हुआ देखो ना। परसेंटेज ऑफ मास जब हमें निकालोगे, इसके अंदर में निकलेगा अंडरलाइन का जो दिया गया है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू कार्बन का मास, जिसका निकालते हैं उसका मास बटा टोटल मास इंटू 100। आप आंसर निकालोगे, जो आएगा ये आपके लिए है। ठीक है, जो आएगा मैंने ऐसे कर देता हूं, तो जो आएगा ये आप सॉल्व करोगे। वाटर के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वाटर का मास 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 18 इंटू 100, जो सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। अमोनिया में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया का नाइट्रोजन का मास 14, टोटल मास 17 इंटू 100, जो आएगा आंसर तुमको खुद करना है। एक ऐसा वेराइटी मान लीजिए, मैंने और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सपोज मैं कहता हूं H2SO4 में सल्फर का परसेंटेज कितना है ना। पहले परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू सल्फर का मास 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास 98 इंटू 100 होगा, जितना आएगा आप सॉल्व करके लिखोगे। तो ये आपको 4 क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। इसका दूसरा वेराइटी क्वेश्चन से हम थोड़ा करेंगे, आप देख लो। दूसरे वेराइटी क्वेश्चन अगर बच्चा करेंगे कैसे, सपोज
जो मैं क्वेश्चन करूंगा तुम्हारा एनसीईआरटी में और नया क्वेश्चन करते वक्त ये यूज होगा। अब वो क्वेश्चन से नंबर अगर 2 में मैं ये कहूंगा कि फाइंड दी एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी फाइंड दी मास परसेंटेज ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालो। देखो मैं क्या अंडरलाइन करूं, मैं कहूंगा वाटर का, रुक जाओ, मैं कहूंगा 0.69 ग्राम ऑफ वाटर, अंडरलाइन कर दिया एच में, ध्यान दो। फिर मैं कहूंगा 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, अंडरलाइन कर दिया हाइड्रोजन में। फिर मैं कहूंगा 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन कर दिया कार्बन में। फिर मैं कहूंगा 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन कर दिया कार्बन में। मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया, आगे जाके फंसोगे इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए ऐसे लिया। वैल्यू भी याद रख लोगे, काम में आएगा। तो जब क्वेश्चन से हमने बेटा करेंगे, सबसे पहले इसको मैं, इस क्वेश्चन को मैंने अगर करूंगा, इधर देखो, पहला क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर हमें ऊपर उठाएंगे। पहला चीज हमें आपको समझाने के लिए 0.69 ग्राम हाइड्रोजन का, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का, मैंने यही क्वेश्चन का करा रहा हूं पहले, क्या नाम उसका ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब हमें निकालेंगे कितना आएगा ना, हाइड्रोजन का मास 2, टोटल मास 18 इंटू 100। तो फर्क क्या है ना, जितना ग्राम दिया हुआ है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो 0.69। इसको जब तुमने सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर लगभग आएगा 7.780 परसेंटेज। आप चेक कर लेना, 7.72 ग्राम ऑफ वाटर अगर ऐसे आएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2/18 रहेगा, इंटू 100 तो रहेगा, इतना तो फिक्स कर लो, इंटू जितना ग्राम दिया गया है, पूरा मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.72। इसका आंसर 8% आएगा। अब चेक कर लो, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इधर से मैं देखूंगा 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब देख सकते हो, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन का मास 12 बटा टोटल मास 44 इंटू 100 तो रहेगा, और जो मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3.38, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू ना, ये जो वैल्यू आ जाएगा 3.380, यानी 84, ये करीब करीब आ जाएगा, देख लेना आपको, करीब 84% के आसपास आ जाएगा ना, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा बच्चा। तुम सॉल्व करोगे, मैं ले रहा हूं उसको 92%। जब ये आ जाएगा, इसके अंदर में परसेंटेज ऑफ कार्बन करेंगे, कार्बन इक्वल टू 12/44 इंटू 100 इंटू 3.08 जब होगा, ग्राम दिया हुआ था, मैंने ग्राम लिया, ये आ जाएगा 84%। अब देखो ये चीजें आपका जो क्वेश्चन से नंबर, एनसीईआरटी क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन से एक्सरसाइज के पीछे होगा एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें भी जरूरत पड़ेगा। पहले परसेंटेज निकाल के फिर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना होगा। तो इसीलिए हमको, अगर ग्राम नहीं दिया होगा, एलिमेंट का परसेंटेज पूरे कंपाउंड के अंदर में क्या है, अप टू 100 तक रखोगे। मास दिया होगा, लास्ट में मास मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यही है मास परसेंटेज, एंड इस तरीका से मास परसेंटेज निकलता है। एंड इस तरीका से हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा पहला लेक्चर, जो है लेक्चर 1, जिसका नाम था, लेक्चर नाम था जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोलर मास, यूनिटी, एवरेज मोलर मास। इसको पढ़ने के बाद हमें इक्विवेलेंट वेट जरूर पढ़ेंगे, सिर्फ आईआईटी जेईई नीट के लिए जरूरत पड़ता है। एंड पूरा फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाऊंगा, पूरे क्लास इक्विवेलेंट वेट के ऊपर दूंगा लेक्चर 2 में। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आगे आपको ही फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।